Okay, let's start chapter number 5 without wasting any time. हाँ यही ठीक है। ठीक है, देखो पांचवें चैप्टर का नाम है सरल रेखा में गति। नाम से ही पता चल रहा है सरल रेखा में गति के बारे में हम लोग पढ़ने आ रहे हैं। ऋजु रेखे पथ पर गति, वैसे तो चैप्टर का नाम। हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे। ओके, इसके अलावा और कुछ नहीं। रिकॉर्डिंग ऑन है ना? हाँ ऑन तो है। सो ठीक है, सबसे पहला टॉपिक है एक विमीय गति। क्या है? एक विमीय गति पूछ देता है एग्जाम में। तो जब कोई वस्तु केवल एक सीधी रेखा में चलती है तो उसे एक विमीय गति कहते हैं। इसमें केवल एक ही दिशा होती है, मतलब वो केवल एक ही सीधी दिशा में चल रही है। या तो वो ऐसे क्षैतिज चलेगी या फिर ऊर्ध्वाधर, यानी एक टाइम पे वो सिर्फ एक ही दिशा में, या तो ऊपर को जाए या फिर ऐसे जाए। हमारे पास तीन निर्देशांक फ्रेम है ना, याद है? एक तो y एक्सिस है, एक हमारे पास x एक्सिस है, और एक इधर को क्या है, z एक्सिस है। ठीक है, तीन एक्सिस है हमारे पास। तो या तो वो x एक्सिस में चले, या तो वो y एक्सिस में चले, या फिर z एक्सिस चले। तीनों में से किसी एक एक्सिस में चले। ठीक है, तो वो क्या है, एक विमीय गति। जब कोई वस्तु केवल एक सीधी रेखा में चलती है तो उसे एक विमीय गति कहते हैं। इसमें केवल एक ही दिशा होती है, जैसे x अक्ष। ज्यादातर हम लोग क्या लिखते हैं, x अक्ष, क्योंकि ज्यादातर जो एक विमीय गति होती है वो क्षैतिज होती है। क्षैतिज मतलब ऐसे। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए देख लो, सीधी सड़क पर चलती कार। ये देखो एक कार चल रही है तो सिर्फ एक ही दिशा में तो जा रही है, आगे की ओर। ठीक है, क्षैतिज गति कर रही है, एक्स एक्सिस में जा रही है, देख रहे हैं? ठीक है, ऊपर से नीचे गिरती गेंद, या फिर लिफ्ट का ऊपर से नीचे जाना। ठीक है, देखो ये लिफ्ट के अंदर एक बंदा है, लिफ्ट क्या होगा, या तो ऊपर जाएगी या फिर नीचे आएगी। ठीक है, तो इस दिशा में वो क्या कर रहा है, वाई एक्सिस पे ही तो गति कर रहा है। ऊपर जा रहा, नीचे आ रहा, कहीं और इधर उधर हो रहा है नहीं। यानी कि एक टाइम पे अगर कोई चीज एक ही दिशा में गति कर रही है तो क्या है, एक विमीय गति है, वन डायमेंशनल है। ठीक है, हाँ ये क्या लिखा था मैंने, हाँ इसमें केवल एक भी निर्देशांक एक्स से स्थिति बताई जाती है अधिकतर टाइम। ठीक है, दूसरा है द्विविमीय गति। दूसरा क्या है, द्विविमीय गति। थोड़ा इधर डालो। ठीक है, द्विविमीय गति क्या है, सेम। जब कोई वस्तु दो दिशाओं में एक साथ गति करती है, जैसे एक्स और वाई, तो उसे द्विविमीय गति कहते हैं। फिर से वही वाली बात आ गई, तीन एक्सिस है, अब वो एक टाइम पे या तो दो दिशाओं में गति कर सके, एक्स एक्सिस में भी जाए और वाई एक्सिस में जाए। ठीक है, या फिर वाई एक्सिस जेड एक्सिस में जाए, या फिर जेड और एक्स में जाए, एक साथ दो एक्सिस ले वो। ठीक है, तो देखो जैसे हवा में तिरछा फेंकी गई हुई गेंद, जब हम गेंद को ऐसे हवा में फेंकते हैं, ठीक है, वो ऐसे ऊपर जाती जाती है, एक टाइम बाद फिर नीचे आने लग जाती है। ऐसा, ये कौन सी है, द्विविमीय गति का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि देखो, एक तो वो ऐसे में भी दूरी तय कर रहा है, तभी तो वो यहाँ से यहाँ आ गया। और एक देखो, एक हाइट भी तो क्रिएट कर रहा है, ऊपर भी जा रहा है और आगे भी जा रहा है। दो, एक वाई एक्सिस में उसने गति करी ऊर्ध्वाधर, और एक एक्स एक्सिस में गति करी क्षैतिज। ठीक है, मैदान में दौड़ता खिलाड़ी, जब खिलाड़ी दौड़ता है तो कूद कूद के दौड़ता है, ऊपर भी गति करता है और आगे की ओर भी जाता है। ठीक है, दो दिशाओं में। इसमें स्थिति बताने के लिए दो निर्देशांक एक्स और वाई लगते हैं, ज्यादातर हम लोग एक्स और वाई यूज करते हैं। ठीक है, त्रिविमीय गति, त्रिविमीय में तो अब तीनों, यानी ये जो एक्सिस है एक्स वाई जेड, अब जिसकी गति का निर्धारण करने के हमको तीनों एक्सिस को बताना पड़े, एक साथ वो क्या कर सके, तीनों एक्सिस में गति कर रहा है, जेड भी जा रहा है, एक्स भी जा रहा है, वाई भी जा रहा है। ठीक है, इसका तो सबसे बेस्ट उदाहरण, बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, मक्खी। मक्खी देखो, मक्खी आगे भी जाती है, डायरेक्ट सीधा ऊपर भी उड़ती है, ऐसे फड़फड़ा के, कभी देखा होगा, सीधा ऊपर उठने लग जाती है। ठीक है, आगे भी जाती है। ठीक है, इधर उधर, इधर ऐसे उधर भी कर सकती है। गेंद थोड़ी ना ये ऐसे इधर उधर उधर करती है। ठीक है, ये देखो, ये जब उड़ती है तो इधर उधर, इधर हवा में, इधर से उधर, तीनों डायरेक्शन में गति करती है, जेड एक्सिस में भी, वाई एक्सिस में भी और एक्स एक्सिस में भी। ठीक है, जैसे ये कह रहा है हवा में उड़ती पक्षी, ठीक है, अंतरिक्ष में घूमता ग्रह, आकाश में उड़ता हवाई जहाज। एरोप्लेन भी देखो, पहले ऐसे स्ट्रेट चलता रहता है, स्ट्रेट चलता रहना, क्षैतिज गति करता है, फिर एक हाइट पे जाता है कि नहीं जाता है, एक जैसी हाइट पे वो जाता है एरोप्लेन, वो कौन सी गति करता है वहां पर, ऊर्ध्वाधर, वाई एक्सिस में। उसके बाद एरोप्लेन कभी इधर को मुड़ता है, कभी उधर को। ठीक है, उसको जैसे हम लोग ऐसे मुड़ भी सकता है, तो वो क्या हो गया, जेड एक्सिस में गति कर रहा है। ठीक है, तो एक भी में, दो भी में, त्रिवी में गति का उदाहरण देने के लिए आता है। और क्या है ये भी, एक भी में यानी एक एक निर्देशांक में गति कर रहा है, द्विवी में तो दो निर्देशांक, त्रिवी में तो तीनों निर्देशांक का यूज कर रहा है। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर की वर्ड लग गई। ठीक है
इसके बाद है दूरी। दूरी क्या है? किसी वस्तु द्वारा तय किया गया कुल रास्ता दूरी कहलाता है। या फिर मैं इससे बढ़िया डेफिनेशन दूं जो याद हो जाए, ठीक है? तो किसी वस्तु द्वारा, यानी ये भी मत लिखो, सीधा सीधा आप लिखो एग्जाम में, मुझे पता है दिमाग पर प्रेशर पड़ेगा, तो इसलिए सीधा सीधा लिखो, पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। ये लिख लो, ये ज्यादा बढ़िया रहेगा। पथ की कुल लंबाई को, पथ की यानी रास्ते की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। मतलब यहाँ से हम बैनोली गए, ठीक है, बैनोली यहाँ से 3 किलोमीटर है सपोज, ठीक है, तो रास्ते की लंबाई जो है, कितनी है लंबाई? 3 किलोमीटर। वही क्या है? दूरी, डिस्टेंस। जैसे देखो, हम ये गए, ये गए, ये गए, यहाँ हम थराली में, ठीक है, थराली से हम जा रहे हैं, सपोज जा रहे थे हम लोग कहाँ, रसूलपुर चले जाते हैं यार, ठीक है, हाँ नानी गांव है ना, हाँ मान लेते हैं वहां तक जो है कि लगभग 1400 किलोमीटर का रास्ता है। तो पथ की जो ये लंबाई है, ठीक है, यही क्या है? दूरी है। समझ में आ गया? ठीक है। अब देखो, दूरी क्या है? एक अदिश राशि है। देखो, दूरी किसी भी दिशा में हो रही है, कोई एक दिशा नहीं है। हम ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, रास्ता ऐसे ऐसे, कभी हम ऐसे पूरब में जा रहे हैं, कभी उत्तर, कभी दक्षिण, कभी पूरब पश्चिम, ऐसे, तो डायरेक्शन फिक्स नहीं है, तो ये क्या है? अदिश राशि है, ठीक है। इसमें केवल परिमाण ही होता है, दिशा नहीं होती है। केवल हम परिमाण दिखाते हैं, ऐसे नहीं बोलते दूरी, कितना दूरी तय किया? 5 किलोमीटर, तो केवल परिमाण बता रहे हैं हम लोग, ऐसा दिशा थोड़ी ना बताते कि 5 किलोमीटर पूरब की ओर, ऐसे बोलते हैं हम लोग? नहीं बोलते हैं, ठीक है। यह हमेशा धनात्मक होता है, दूरी हमेशा पॉजिटिव होता है। इस चीज को ऐसे समझो, सपोज ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है ना, ना, ये बी बिंदु है, ये सी बिंदु है, ठीक है। यहाँ से ये 0 किलोमीटर, यहाँ से गति शुरू हुई, यहाँ से यहाँ तक 10 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक 20 किलोमीटर, ठीक है। अगर कोई चीज ए से बी जा रहा है, यानी उसने 10 किलोमीटर तय किया, फिर आगे गया, 20 किलोमीटर उसने और तय किया, तो टोटल कितना? 10, 20, 30 किलोमीटर हो गया, ठीक है। अब वो वापस आ रहा है, वापस आ रहा है, वापस आया, तो वो अब जो वो वापस आया, ये भी जो पथ की लंबाई होगी ये भी जुड़ जाएगा, यानी 30 किलोमीटर, हमेशा धनात्मक। यानी हम कहेंगे वो कुल कितना चला, तो 60 किलोमीटर चला। या फिर वो दूसरी कंडीशन देखो, वो ए से बी सी 30 किलोमीटर तक उसने तय कर दिया, फिर वो सी से आ रहा है बी तक, इनके बीच में कितनी की वो है? 20 किलोमीटर का अंतर है, ठीक है। 30 - 20 कितना चला वो? 10 किलोमीटर? नहीं, यही तो मैं समझा रहा हूँ, माइनस नहीं करना है। मैंने कहा दूरी हमेशा धनात्मक होती है, तो 30 किलोमीटर तो वो चले गया, ठीक है। वापस कितने किलोमीटर और आया वो? 20 किलोमीटर आया, तो कुल कितना गया? 50 किलोमीटर। तो दूरी हमेशा क्या होती है? धनात्मक होती है, कभी भी शून्य नहीं हो सकता, ठीक है, और नहीं ऋणात्मक होता है। क्लियर है? ठीक है। दूरी से रिलेटेड, दूरी क्या है? पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं, यह एक अदिश राशि है, ठीक है। यह हमेशा धनात्मक होता है, इसमें दिशा नहीं होती है, केवल परिमाण होता है, ठीक है। चलते हैं आगे। इसके बाद है विस्थापन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक की सीधी दूरी को विस्थापन कहते हैं। या फिर हम लिख सकते हैं किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच के, यहाँ से स्टार्ट करो, के बीच के न्यूनतम दूरी को, न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। सपोज मैं ए बिंदु से चला और गया बी बिंदु तक, ठीक है, ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, रुको 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 रुको। सपोज ए है और रास्ता कुछ ऐसा है, ये रोड है, ठीक है, बी, ठीक है। तो यहां से आप ऐसे चल रहे हो, फिर इधर मुड़ रहे, फिर ऊपर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, ऐसे घूमते घूमते जा रहे बी तक। ये तो दूरी तय कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं? तय दूरी। लेकिन विस्थापन क्या होगा? प्रारंभिक और अंतिम
प्रारंभिक स्थिति ए, अंतिम स्थिति बी, माना ये थराली है और ये कुलसारी है, ठीक है। तो इनके बीच की जो न्यूनतम दूरी है, जो कि हमेशा सीधे, ये हमेशा विस्थापन क्या होता है, सीधे। जो इनके बीच की न्यूनतम कम से कम दूरी है, ठीक है, वही क्या होता है, विस्थापन। यानी कम से कम दूरी है तो वही विस्थापन, और विस्थापन हमेशा सीधे होता है। एक चीज याद रखना, विस्थापन हमेशा क्या होता है, सीधा ही होता है। जैसे मान लेते हैं हम लोग, जैसे देखो यहाँ पर तय भी कर रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक ऐसे रास्ता है, ठीक है। तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति तक जाने के लिए बीच में जो ये न्यूनतम दूरी है, हमेशा देखो डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, सीधा। सीधा है कि नहीं है? तो याद रखना, विस्थापन हमेशा क्या होगा, एक तो सीधा होगा, दूसरा क्या, दूसरा न्यूनतम दूरी होगी प्रारंभिक और अंतिम स्थिति की, ठीक है। यह एक सदिश राशि है, क्योंकि देखो हम किसी एक ही दिशा में कह रहे हैं ना, विस्थापन हमेशा सीधा होता है तो किसी एक दिशा में होगा, पूरब की ओर, पश्चिम की ओर, उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर, किसी भी दिशा में हो सकता है, ठीक है। इसमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। यह शून्य, धनात्मक या ऋणात्मक तीनों हो सकता है। कैसे? सेम। अरे यार, कौन याद कर रहा है? हाँ, हिचकी आ रही है। ए, बी, ए के बाद बी ही आता है मैडम, और सी। कनेक्शन देख रहे हो, ए के बाद बी ही आ रहा है। ठीक है, चलो। जीरो से हम अपनी गति स्टार्ट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक, फिर 10 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक 20 किलोमीटर। कोई बंदा सपोज यहाँ से यहाँ गया सी बिंदु तक, ए से सी बिंदु तक गया, टोटल कितना किया, वो कितना विस्थापन तय किया उसने, 30 किलोमीटर। वापस वो आया ए तक, ठीक है, फिर से अपनी प्रारंभिक स्थिति पर आ गया, ठीक है। तो ध्यान रखना, यह ऋणात्मक भी होता है, तो माइनस कर दोगे 30, कितना, कितना विस्थापन तय किया उसने, 0। हमने अपनी गति जहां से शुरू करी और वापस वहीं आ गए, जहां से हमने गति शुरू करी और वापस वहीं आ गए, तो कितना विस्थापन हो गया, हम कहते हैं 0। कुछ नहीं चला ये बंदा, ठीक है। वाकई वो चला तो बहुत है, गया भी आया भी, लेकिन विस्थापन को क्या कहते हैं हम लोग, शून्य, क्योंकि विस्थापन ऋणात्मक भी होता है, ठीक है, शून्य भी होता है। तो शून्य वाला कंडीशन हो गया। ऋणात्मक कैसे, सपोज आपने गति यहां से शुरू करी, आप ऐसे गए, ये वापस आए, कंडीशन देखना, यहाँ पर क्या कंडीशन है, गति आपने यहाँ से शुरू करी, ऐसे गए और फिर ऐसे वापस आए, और जहां से हमने गति शुरू करी थी उस पॉइंट से भी हम लोग क्या हो गए, और पीछे चले गए, ठीक है। यानी प्रारंभिक स्थिति से भी और पीछे, तो हम ऋणात्मक जा रहे हैं, माइनस में जा रहे हैं पीछे की ओर। वो टेबल याद है, 0, 1, 2, 3, 4, इधर -1, -2, -3, -4। तो आप 0 से गति शुरू करिए और इधर को गए और वापस आए प्रारंभिक स्थिति पे, फिर इधर को जा रहे हैं हम लोग वापस, तो ये ऋणात्मक जा रहे हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं विस्थापन कैसा है, ऋणात्मक है, ठीक है। तो ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य वाला कंडीशन समझ में आ गया, ठीक है। जैसे यहीं पे कंडीशन देख लो, ए से वो 20 और बी से सी गया, टोटल गया 30 किलोमीटर, फिर सी से आ रहा वो वापस बी पर, इनके बीच में अंतर कितने का है, 20। तो 30 माइनस 20, 10 किलोमीटर। तो कुल कितना विस्थापन तय किया उसने, 10 किलोमीटर, ठीक है। तो कुछ पॉइंट याद रखना है, पहला, विस्थापन हमेशा सीधे होता है। दूसरा, यह एक सदिश राशि है, इसको व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होगी। ये शून्य भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, ठीक है। अरे कुछ नहीं है यार, विस्थापन एक तो इससे भी बढ़िया एग्जांपल देता हूँ यार, कभी नहीं भूल पाओगे। हाँ, सपोज यार मान लेते हैं ये मेरा घर है, मैं यहाँ पर हूँ, ये तुम्हारा घर है, हमारा ऐसा कुछ रोड है, फिर ये है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, कुछ ऐसा ही तो रास्ता है। यहाँ से सीढ़ियाँ जा रही ना कमरे पे तुम्हारे, ठीक है। अब देखो, मेरे को तुमसे मिलना है, होली है परसों, मिलना है तो मिलना है, ठीक है। मैं क्या करूँगा, या तो मैं ऐसे दूरी तय करूँगा, ठीक है, और तब आऊँगा, जो कि मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही दूरी होगी। उसके बाद मैंने मतलब मार दिया पैक एक, दारू वारू पी दिया है, बिल्कुल एकदम, जो कि मैं पीता नहीं हूँ कभी, पी दिया है। मैं लाया बुलडोजर, ठीक है, जितने पेड़ वेड़, जितने गाड़ी गुड्डी सामने रखे सब हट तेरी माँ का, सबको उड़ाते गया, उड़ाते गया, उड़ाते गया, और सीधे आया मैं तुम्हारे घर पे, सीधे। कोई भी बीच में आया उसकी माँ बहन कर दी मैंने, रास्ते में भाई साहब पेड़ काट दिए, वो काट दिए, सीधे आ रहा हूँ, ऐसे कुछ इस प्रकार से ऐसे सीधे आ रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या तय किया, विस्थापन, विस्थापन हमेशा सीधा होता है, ठीक है। अच्छा, विस्थापन का एक उदाहरण, जैसे एरोप्लेन, एरोप्लेन भी हमेशा क्या होता है, सीधे चलता है,
ऐसे सीधे, ठीक है। कभी देखा है एरोप्लेन को ऐसे ऐसे करते हुए? सांप थोड़ी ना है वो, ठीक है। क्लियर है? अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास चाल। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में, या फिर इसकी जगह आप एकांक समय में भी लिख सकते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल का मतलब, कई लोग स्पीड का मतलब समझ ही नहीं पाते हैं, सिर्फ नाम के लिए उनको डेफिनेशन रटी होती है, पर स्पीड उनको कभी समझ में नहीं आता है, ठीक है। स्पीड क्या है? एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। मतलब यहां पर समझो, थराली से लोल्टी कितने किलोमीटर है मैडम जी? 6 किलोमीटर है, ठीक है। एकांक समय में तय की गई दूरी, दूरी तो 6 किलोमीटर हो गई। सपोज मुझे इस 6 किलोमीटर को तय करने में लगते हैं लगभग लगभग 25 मिनट, ठीक है। और मेरी जगह मेरे पापा है, वो इस दूरी को तय करने में लगा रहे हैं 40 मिनट, ठीक है। तो किसकी स्पीड ज्यादा है? मेरी स्पीड ज्यादा है, क्योंकि मैं 25 मिनट में ही 6 किलोमीटर तय कर दे रहा हूँ। इसका मतलब मैं बहुत स्पीड जा रहा हूँ, जा रहा हूँ ना, ठीक है। और मेरे पापा बुजुर्ग आदमी बेचारे होले 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 निकल रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल स्लोली 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 स्लोली। तो उनको 40 मिनट में वो तय कर रहे हैं 6 किलोमीटर का रास्ता। इसका मतलब बहुत स्लो चल रहे हो, ठीक है, मेरे से तो स्लो ही चल रहे हैं, ठीक है। एंजल दिस इज नॉट फेयर, मैं बहुत मार खाया हूँ पापा के हाथों तुम्हारी वजह से। खैर छोड़ो, क्या हो गया अगर प्यार में मान नहीं खाए तो, ठीक है। तो स्पीड का मतलब समझ गए, एकांक समय में तय की गई दूरी, दूरी तय कर रहे हो आप लोग समय के अंदर, ठीक है। अगर आप कम समय में ज्यादा दूरी तय कर रहे हो तो इसका मतलब आपकी स्पीड ज्यादा है। और वही अगर आप ज्यादा समय में कम दूरी तय कर रहे हो तो इसका मतलब आपकी स्पीड कम है, ठीक है। और ये एक अदिश राशि है। चाल क्या है? एक अदिश राशि है। इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। इसका एसआई मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। औसत चाल, अच्छा चाल का पहले सूत्र देख लो। चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस एक प्रकार की दूरी है, दूरी को किस में नापते हम? एसआई मात्रक में, मीटर में। तो मीटर बटे टाइम, टाइम को किस में नापते हैं हम लोग? सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड इसका एसआई मात्रक हो गया। इसका सूत्र क्या हो गया? चाल बराबर दूरी बटे समय, एस बराबर डी बाई टी, ठीक है। उसके बाद आता है औसत चाल। औसत चाल का मतलब क्या होता है मैं लिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि ये एग्जाम में आता नहीं औसत चाल, ठीक है। औसत चाल क्या है कि हम लोग जो है कि जैसे मैं सपोज, हाँ मेरी बाइक है, ठीक है, उस पर मैं बैठा हूँ, तुम भी बैठी हो, ठीक है, और हम जा रहे हैं तुम्हारे नानी के घर, ठीक है, जा रहे हैं तो हम जा रहे हैं तो हमारे जो है कि रास्ते में हर बार में स्पीड जो है कि एक कांस्टेंट स्पीड तो नहीं रहेगी ना। ऐसा थोड़ी ना कि मैं 40 किलोमीटर प्रति हावर की स्पीड से चल रहा हूँ तो मेरी स्पीड इतनी की इतनी ही रहेगी। कभी मैं ब्रेक मारूंगा, कभी स्पीड ज़्यादा दूंगा, कभी स्पीड कम करूंगा, ठीक है। तो बार बार मैं क्या कर रहा हूँ? स्पीड चेंज कर रहा हूँ, कभी 60 की स्पीड जा रहा हूँ, कभी 80 कर दे रहा हूँ, कभी 55 पे चल रहा हूँ, ठीक है, फिर 60 पे आ जा रहा हूँ, फिर 80 पे जा रहा हूँ, फिर 60 पे आ जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो ओवरऑल जो यात्रा का बिहेवियर था, जो ट्रैवलिंग का बिहेवियर था, उसमें जो ज्यादातर हमने जो चाल का यूज किया वही क्या है? औसत चाल। ये 60 देख रहे हो, तीन तीन बार 60 है। तो औसत चाल समझ गए? यात्रा के ओवरऑल बिहेवियर के दौरान जो उसका चाल होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? औसत चाल। औसत चाल बराबर क्या होता है? इसको कॉपी में लिखो। औसत चाल बराबर औसत, या फिर हम कुल दूरी लिखते हैं, औसत दूरी बटे औसत समय, या फिर कुल समय। औसत का मतलब होता है कुल। औसत दूरी कितनी हो गई यहाँ से? 1400 किलोमीटर, ठीक है। औसत समय मान लेते हैं हम लोग, लगता है हमको 48 घंटे, ठीक है। ऐसे आया, क्लियर है? तो औसत चाल क्या हो जाएगी? 1400 बटे 48, काट के देखो इसको कैसे कटेगा, कितना आ रहा है इसको काट करके, कितना आ रहा है मेरे भाई? मेरे पास टाइम ही है कैलकुलेट करने का। 1400 बटे 80, एक सेकंड कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ, टाइम लग जाएगा वरना। 48, हाँ। तो ओवरऑल जो मेरी स्पीड थी वो लगभग 29.16 किलोमीटर पर हावर इतनी थी, ठीक है। इतनी स्लो स्पीड थी यार मेरी, ठीक। चलो, औसत चाल भी समझ में आ गया होगा। अब है तात्कालिक चाल, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। तात्कालिक चाल कुछ नहीं,
मैं जब बाइक चला रहा हूँ ना, तो उस टाइम पे जैसे मैं मीटर पे नीचे देख रहा हूँ, तो भैया मेरा स्पीड क्या है? ये देखा होगा ये मीटर का भी, तो मैं जब गाड़ी चलाता रहता है या बाइक चलाते हैं तो ऐसे काँटा यहाँ पर रहता है, ठीक है? इसका मतलब उस टाइम पे मेरी स्पीड कितनी है? ड्राइविंग के टाइम पे मेरी स्पीड कितनी है? 60, ठीक है? तो उस विशेष टाइम पर जो मेरी स्पीड है वही क्या है? तात्कालिक चाल। यानी किसी वस्तु की विशेष क्षण, विशेष समय पर चाल को तात्कालिक चाल कहते हैं, ठीक है? अर्थात किसी एक क्षण में वस्तु कितनी तेज चल रही है वही उसकी तात्कालिक चाल है, ठीक है? यानी उस टाइम पे वो गाड़ी कितनी स्पीड चल रही है, ठीक है? हाँ, चाल खत्म। अच्छा, तात्कालिक चाल के लिए देखो, चाल बराबर क्या था? एस अपॉन क्या था? चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है? तात्कालिक चाल में हम लोग कहते हैं क्या कि डेल्टा टी टेंस टू जीरो, यानी समय क्या है? बहुत कम, जीरो के पास, जीरो तो नहीं है लेकिन जीरो के समीप है। तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं? लिमिट लगा देते हैं। तो लिमिट कैसे लगाएंगे? एस इज इक्वल टू लिमिट, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, डेल्टा एस अपॉन, सॉरी डेल्टा एस कह रहा हूँ यार, डेल्टा डी अपॉन डी, डेल्टा टी इज इक्वल टू डी एस बाई, सॉरी अरे यार बार बार डी एस क्यों हो रहा? हाँ, डी डी बाई डी टी, ठीक है? हो गया। ये किसका सूत्र आ गया? ये आ गया आपका तात्कालिक चाल निकालने का सूत्र, ठीक है? ठीक है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास, वेग। वेग क्या है? किसी वस्तु के एकांक समय में हुए विस्थापन को वेग कहते हैं। एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। सेम है, वेग भी सेम है। एकांक समय में आप लोग विस्थापन तय कर रहे हो, विस्थापन हमेशा सीधा होगा, जब आप सीधे चल रहे हो तो विस्थापन। अच्छा, एक क्वेश्चन जरा मैडम, हाँ, सपोज एक रास्ता है, सीधा है, हाईवे, हाईवे देखा है ना, सीधा होता है। तो उस टाइम पे हम लोग सीधे ट्रैवल करते हैं, ठीक है? तो सीधे जब चल रहे हैं तो वहां पर विस्थापन तो और कोई नहीं होगा, वही होगा जो सीधे चल रहे हैं, दूरी भी वही होगा। तो वहां पर दूरी और विस्थापन का मान सेम होता है। सपोज यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 50 मीटर, तो 50 मीटर ही दूरी है और 50 मीटर ही क्या होगा? विस्थापन, ठीक है? लेकिन अगर ऐसे ऐसे रास्ता है, ठीक है, और दूरी आ रही है, सपोज आ रही है 54 मीटर, और ऐसे में विस्थापन आ रहा है कितना? विस्थापन आ रहा है लगभग 48 मीटर, ठीक है? ये चेंज हो जाएगा। रास्ता सीधा है तो दोनों की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी, ठीक है? तो वेग भी समझ में आ गया होगा, ठीक है? वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। विस्थापन एक प्रकार की लंबाई है, लंबाई को किसमें नापते हैं हम लोग? मीटर। समय को नापते हैं हम लोग सेकंड। तो इसका मात्रक भी क्या हो गया? मीटर प्रति सेकंड। वेग एक क्या है? सदिश राशि है, क्योंकि ये जब सीधे चलते हैं हम लोग तब यूज करते हैं हम लोग वेग के टर्म का, ठीक है? तो सीधे चल रहे तो एक दिशा में चल रहे तो हम वेग भी क्या बोलते हैं? सदिश राशि है, ठीक है? इसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकंड है, जो कि मैंने निकाल के भी दिखा दी, ठीक है? वेग के प्रकार, समान वेग, जब वस्तु समान समय में समान विस्थापन एक ही दिशा में करे। सपोज कोई चीज एक ही दिशा में ऐसे जा रही है, ठीक है, और समान समय में, मान लेते हैं यहाँ ये ठीक है, ये थराली है, ये कुलसारी है, ये नारायण वगैरह है, ठीक है? माना इनके बीच की दूरी क्या है? मान लेते हैं 6-6 किलोमीटर है, ठीक है? और ये 6 किलोमीटर थराली से कुलसारी जाने में, 6 किलोमीटर तय करने में लगा रहा है 15 मिनट, फिर कुलसारी से नारायण वगैरह जाने में लगा रहा है 15 मिनट। तो देखो, समान समय अंतराल में समान विस्थापन तय कर रहा है एक दिशा में, ठीक है? तो ये क्या हो गया? समान वेग। यानी उस टाइम पे जो हमारा वेग है वो क्या है? नियत है। यानी उस टाइम पे हम, ये कब होगा? हम हर 15 मिनट में 6 किलोमीटर तय कर रहे हैं। ये कब होगा? खुद सोचो ना, जब हमारी स्पीड क्या होगी? नियत होगी। सपोज मेरी स्पीड है अभी 25 किलोमीटर प्रति हावर, 25 किलोमीटर प्रति हावर है। इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूँ? एक ही स्पीड से चल रहा हूँ, जितने के जितने, मतलब एक्सीलेटर में दे नहीं रहा हूँ, उतने की उतनी मेरी स्पीड है। तो उतने की उतनी मेरी स्पीड है, तो जाहिर सी बात है मैं हमेशा 15 मिनट में ही 6 किलोमीटर तय कर लूंगा, ठीक है? असमान वेग, जब वस्तु का वेग, परिमाण या दिशा बदलता रहे। अब मैं जो है कि क्या कर रहा हूँ? गाड़ी चला रहा हूँ, ठीक है, और कभी रेस दे रहा हूँ, स्पीड बढ़ा दे रहा हूँ, कभी ब्रेक मार रहा हूँ, कभी रेस कम कर रहा हूँ। अब मेरे को ये 6 किलोमीटर तय करने में पहले लगा 15 मिनट, दूसरी बार में मैंने जो है कि स्पीड थोड़ा और बढ़ा दिया और मैंने 10 मिनट में, तो समान समय अंतराल कहाँ रह गया? असमान दूरी चल रहा हूँ, ठीक है? तो ये असमान वेग हो गया। औसत वेग, औसत वेग का सूत्र भी सेम है।
औसत वेग बराबर क्या होगा, कुल विस्थापन बटे कुल समय, वही ओवरऑल यात्रा के बिहेवियर में यूज वेग। ठीक है, अब आता है वेग और चाल में अंतर। देखो, चाल और वेग में अंतर। चाल क्या है, दूरी बटे समय। वेग क्या है, विस्थापन बटे समय। चाल क्या है, एक अदिश राशि है, और वेग क्या है, एक सदिश राशि है। ठीक है, चाल को बताने के लिए केवल परिमाण होता है, लेकिन वेग को बताने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। वेग हम ऐसे कहते हैं 5 किलोमीटर प्रति हावर या फिर 50 मीटर प्रति सेकंड पूर्व की ओर। जब इसमें दिशा जोड़ देते तो ये क्या है, वेग है। और जब हम कहते हैं 50 मीटर प्रति सेकंड, इसमें दिशा नहीं है, तो ये क्या है, चाल है। ठीक है, चाल का यूज तब करेंगे हम लोग जब हम लोग दूरी तय करेंगे। ठीक है, और जब हम सीधे विस्थापन तय कर रहे हैं तो उस स्थिति में हम लोग वेग, और जब हम सीधे चलते हैं तो उस स्थिति में वेग और चाल का मान सेम होगा। ठीक है, दिशा का कोई महत्व नहीं, दिशा का विशेष महत्व होता है। ठीक है, याद रखना इन दोनों में अंतर। ये आता है, जो आता है मैं बता दे रहा हूँ, 3 नंबर में आ जाता है, वेग और चाल में अंतर करो। ठीक है, अब आता है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, त्वरण। त्वरण क्या है, किसी वस्तु के वेग में समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। या फिर सीधा सीधा लिख लो और छोटा, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ठीक है, यही लिख लो, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, सूत्र क्या हो जाएगा, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन की दर यानी समय, वेग में परिवर्तन बटे समय, ए बराबर डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। ठीक है, या फिर ए बराबर त्वरण में परिवर्तन, अंतिम त्वरण मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे डेल्टा टी। ये दो सूत्र है। ठीक है, त्वरण एक सदिश राशि है, इसमें परिमाण, चूंकि सदिश है तो परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है इसको व्यक्त करने के लिए। इसका ऐसा ही मात्रक देखो, वेग क्या है, वेग का होता है मीटर प्रति सेकंड, और बटे समय का मात्रक सेकंड। सेकंड ऊपर जाएगा तो मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, त्वरण के प्रकार, समान समान त्वरण, जब वेग समान दर से बदलता है, माना हर 5 सेकंड में वेग 2 मीटर प्रति सेकंड बढ़ रहा है। ठीक है, तो समान दर से बढ़ रहा है। असमान त्वरण, जब वेग अलग अलग दर से बढ़ रहा है, माना अगले 5 सेकंड में जाएगी वेग 4 हो गया, अगले 4 सेकंड में वेग जो है कि क्या हो गया, 7 हो गया। ठीक है, अलग अलग उससे बढ़ रहा है। ऋणात्मक त्वरण, जब वेग कम होता है, जैसे मैं अभी स्पीड, जैसे देखो मैं बाइक चला रहा हूँ 60 की स्पीड तक मैंने पकड़ दी, अब मैंने तुरंत ब्रेक मारा, मेरा स्पीड क्या होता है, यहाँ से समझो यार। मैं ऐसे चला रहा हूँ। ठीक है, मेरा ये बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, और कुछ देर बाद जब मैंने ब्रेक मार रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, ब्रेक मार रहा हूँ, तो ब्रेक मारते ही ये क्या हो जाएगा, ऐसे ये जो ये है ये नीचे आएगा कांटा। ठीक है, यानी मेरा वेग क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो जब वेग कम हो रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं मंदन, ऋणात्मक। ठीक है, ये ऋणात्मक त्वरण है। अब आता है एक समान त्वरण वाली गति के समीकरण। ठीक है, अच्छा, जो हम लोग ये v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये सब जो लिखते हैं ना, ये एक समान त्वरण वाली गति के समीकरण है। याद रखना, जब त्वरण बदलते हैं तब ये गति के समीकरण नहीं लगते हैं। जब किसी वस्तु का त्वरण समान रहता है तो उस वस्तु की गति को एक समान त्वरित गति कहते हैं। माना मेरा त्वरण है 15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मेरे बाइक का। ठीक है, और पूरे यात्रा में मेरा त्वरण इतने का इतना ही है, 15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये गति जो मैं कर रहा हूँ, ये कांस्टेंट त्वरण, त्वरण का मान क्या है, इसमें स्थिर है, कांस्टेंट त्वरण के अंतर्गत कर रहा हूँ, तब मेरे गति के समीकरण ये v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, न्यूटन ने दिए थे गति के तीनों समीकरण। ठीक है, ग्राफीय विधि से गति के समीकरण, ये जो समीकरण हमने अभी पढ़े, ठीक है, ये को ग्राफीय विधि से निकालोगे। अब मैंने यहाँ पर इमेज नहीं बना रखा है, यहाँ पर क्या किया मैंने, ड्रॉ नहीं बनाया। क्यों एंजल, क्योंकि मैं बता सकूँ कि इमेज कैसे बनेगा। ये आता है, ये तो मैं भाई कसम खा रहा हूँ, इस पे तो लिख लो सीधा सीधा 4 नंबर या 3 नंबर। ठीक है, उसमें तो ग्राफीय विधि से गति के समीकरण आते ही हैं। ठीक है, चलो बनाते हैं। वाइट से ही लेता हूँ यार। सबसे पहले हमने एक एक्सिस बनाना है,
ये हो गया y एक्सिस, ठीक है, ये x एक्सिस। फिर एक जो है कि हमने क्या करनी है, सीधी लाइन सेंटर में से ऐसे सीधी लाइन खींच देनी है लगभग इतनी, ठीक है। फिर एक लाइन जो है कि हमने देना है, अबे यार देना कुछ ऐसे, ठीक है। फिर यहाँ से हम लोग करेंगे डॉट 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 डॉट, ठीक है, और फिर करेंगे डॉट 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 डॉट, ठीक है, ओके। फिर यहाँ से बनाएंगे हम लोग लाइनिंग, ठीक है, इतना हो गया, ओके। अब देखो कैसे बनाए, सबसे पहले हम ऐसे एक लाइन खींचेंगे, एक्स एक्सिस बनाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग एक ऊपर को लाइन खींचेंगे, वाई एक्सिस बना देंगे, ठीक है। तरीका देखो बनाने का, ये मूल बिंदु है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ओ, ठीक है। एक इसके समांतर एक्स एक्सिस के समांतर एक लाइन खींचेंगे और फिर यहाँ से एक ऐसे इन दोनों सिरों को मिला देंगे, ठीक है। फिर डॉट 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 और डॉट 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 डॉट, ठीक है। अब यहाँ देखो ए बी सी डी कैसे करना है, ये ए हो गया, ये बिंदु क्या हो गया, बी हो गया, ठीक है, और ये बिंदु सी हो गया और ये डी हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो इसको ई मान लिया इस बिंदु को, ठीक है। अब देखो क्या करना है, ओ से ए तक यहाँ पर क्या है, यू, क्या है, यू, ओ ए पर क्या है, यू, यानी कि यू क्या होता है, प्रारंभिक वेग। ए से यहाँ बी तक के लिए टाइम, ठीक है। ओ से डी तक यहाँ पर क्या है, टाइम, ओ से डी तक क्या है, टाइम, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ तक क्या है, यू, क्या है, यू, और यहाँ से यहाँ तक है 80, ठीक है। और ये पूरा जो सी डी है ये क्या है, वी, ठीक है। इसको कहते हैं हम लोग हाफ 80 स्क्वायर, इसके बीच का, ठीक है। क्लियर है, कुछ नहीं किया हमने, कैसे बनाया ड्रॉ, एक एक्स एक्सिस बनाया, फिर एक वाई एक्सिस बनाया, ठीक है। अच्छा यहाँ पर वेग भी तो होता है वी, ठीक है। एक हमने क्या किया, एक्स एक्सिस बनाया, एक हमने वाई एक्सिस बनाया, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींची, फिर हमने एक ऐसे बंद त्रिभुज का निर्माण करने के लिए एक बीच में रेखा डाल दी, एक ढाल, ठीक है, ये ढाल है, ठीक है। फिर डॉट 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 एक लाइनिंग खींच दी। नाम कैसे दिया, यहाँ से स्टार्ट किया हमने, ए बी सी, ए बी सी एक त्रिभुज बना लिया, यहाँ बचा डी और यहाँ बचा ई, ठीक है। और मूल बिंदु है तो इसको ओ, क्लियर है। जो ए बी है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओ से डी भी क्या कर रहा है, एक्स एक्स को हम यहाँ पर एक्स दिशा में क्या प्रेजेंट करते हैं, टाइम, टाइम को प्रेजेंट कर रहा है। ओ से ए तक यू है, ए से ई तक वी है, ठीक है। बी से जो सी है वहां तक 80 है और बी से डी तक यू है, इधर यू है तो इधर भी यू ही होगा, ठीक है। और ये जो पूरा सी डी है, सी डी है, ये क्या है, वी है, ठीक है। अब निकालते हैं हम लोग समीकरण। बहुत, अब थोड़ा एंजल देखो, अभी तक तो सारे समझने वाली बात थी, ठीक है, सब चीज हमने जो है कि ऐसे मतलब थ्योरेटिकल चीजें थी। अब आते हैं डेरिवेशन पे, तो ध्यान से, कोई हार्ड नहीं होती डेरिवेशन, उसको बस थोड़ा समझना होता है, ठीक है। तो चलो समझते हैं, निकालते हैं। सबसे पहले निकलेगा त्वरण की, पेन चेंज कर लेता हूँ, रुक जाओ, त्वरण की परिभाषा से, ठीक है। यहाँ पर जो ये AC की ढाल है, ये कौन सा ग्राफ है, इस तरफ को क्या दर्शा रहे हैं हम लोग, वेग, कौन सा ग्राफ है, वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ। और वेग समय ग्राफ में जो ढाल होती है वो किसको प्रदर्शित करती है, त्वरण को, ठीक है। इस टाइप को क्या है, वेग है, और इधर को क्या है, समय है, ठीक है। ये जो O से D जा रहा है एक्स एक्सिस ये समय, और ये जो O से ऊपर जा रहा है वाई एक्सिस वेग को प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और ये जो AC है ये क्या है, ये क्या है, ग्राफ की ढाल, जिसको हम लोग कहते हैं त्वरण। त्वरण क्या है, AC की ढाल, AC की ढाल, इतना समझ गए। ये जो ये जा रहा है AC, ठीक है। अब अगला देखना, ये बताओ मुझे, त्वरण बराबर क्या होता है, A बराबर डेल्टा V बाई टी, वेग परिवर्तन की दर बटे समय, ठीक है। A बराबर BC, 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 देख रहे हो BC,
BC बटे AB। क्यों? क्योंकि BC तक क्या है, U और V, V माइनस U बटे AB क्या है, AB क्या है, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। BC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, BC को क्या लिख सकते हैं, DB माइनस DC। देखो DC, DC माइनस DC क्या है, V है, DB, DB क्या है, U है, ठीक है। तो और बटे OD, OD क्या प्रेजेंट कर रहा है, टाइम को। तो देखो DC क्या है, V, A बराबर V माइनस DB क्या है, DB किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, U। अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, वेग में अंतर वेग परिवर्तन की दर को, ठीक है, बटे OD, OD किसको, टाइम। तो V माइनस यू अपॉन टाइम, तो A इज इक्वल टू V माइनस यू अपॉन टाइम, ठीक है। अब देखो ये जो T है इसके साथ गुणा हो जाएगा, AT इज इक्वल टू V माइनस यू, ये माइनस का U उधर जाएगा तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, U प्लस AT। समीकरण 1 आ गया, ये देखो U प्लस AT, ठीक है। कुछ नहीं किया हमने, त्वरण की ढाल AC, ठीक है, जो कि BC 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 किसको प्रेजेंट कर रहा है, U और V को, ठीक है, बटे AB, AB जो ढाल है, ठीक है, बराबर इस BC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, DC, ये DC माइनस DB लिख सकते हैं। और DC किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, V को, और DB किसको प्रेजेंट कर रहा है, U को, ठीक है। और बटे ये जो OD है, O से D, ये किसको प्रेजेंट कर रहा है, टाइम को। तो V माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू A, ये T की इधर गुणा हो जाएगी, AT इज इक्वल टू V माइनस यू, ठीक है। ये माइनस का U इज इक्वल टू इधर आएगा तो V इज इक्वल टू U प्लस AT हो जाएगा, ठीक है। कुछ टफ था नहीं। अब देखो हम लोग यहीं पर करना पड़ेगा, इसको लिख लिया होगा, ठीक है। मिट जा ना, ठीक है। ओके, टाइम ज़्यादा हो रहा है, सेकंड वाला निकालते हैं हम लोग। दूसरा, दूसरा जो निकलेगा वो आयत, आयत कौन है इसमें, ओ ए और बी डी, ठीक है, ठीक है, डी है आयत, ओ ए बी डी, ओ ए बी डी, ये एक आयत है, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल धन त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। यह है फॉर्मूला, बस इसको याद रखना है एंजल। क्या बोला मैंने, आयत का क्षेत्रफल धन त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसमें आयत क्या है, ओ ओ ए बी डी, ठीक है। और त्रिभुज क्या है, त्रिभुज क्या है इसमें, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी है कि नहीं, ए बी सी, ठीक है। इसका क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा गया चौड़ाई, ठीक है। तो मान लेते हैं इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई ओ ए, ठीक है, गुणा गया चौड़ाई, चौड़ाई ओ डी, ओ डी, ठीक है। धन, तो धन त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 आधार, आधार क्या है, ए बी, ठीक है, गुणा गया ऊंचाई, ठीक है, ये है ऊंचाई बी सी, ठीक है। ए बी गुणा गया बी सी। अब देखो जो ओ ए है, ओ ए, ये किसको प्रेजेंट कर रहा है, यू को, किसको, यू को, यू गुणा गया ओ डी, ओ डी किसको प्रेजेंट कर रहा है, टी को, ठीक है, किसको प्रेजेंट कर रहा है, टी को। और प्लस तो प्लस, हाफ तो हाफ, ए बी, ए बी किसको प्रेजेंट कर रहा है, टाइम को, इस टाइम को प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो टी इंटू बी सी किसको प्रेजेंट कर रहा है, बी सी देखो यहाँ पर कुछ लिखा है मैंने 80, तो ये किसको प्रेजेंट कर रहा है, 80 को, ठीक है। तो u की गुणा t के साथ करेंगे तो ut प्लस हाफ, और t की गुणा 80 से करेंगे तो t का स्क्वायर हो जाएगा हाफ 80 स्क्वायर। तो यही तो होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, समीकरण 2 ज्ञात हो गया, ठीक है। अब देखो तीसरा वाला, इसको लिख लिया होगा, ठीक है। हाँ,
रुको रुको, एक सेकेंड। हाँ, बहुत वो हो गया यार। टनना, ठीक है, ये वाला देख दिया होगा, इसको छोटा करना पड़ेगा यार, छोटा नहीं करता यार, यहीं पर देख लो, रब कर देता है यार, लिख दिया होगा यार एंजल। टनना, ठीक है, तीसरा वाला निकालेंगे हम लोग, ठीक है। तीसरा वाला, तीसरे वाले का सूत्र है समांतर भुजाओं का योग गुणा गया उनके बीच की दूरी बटे समय, ठीक है। अब देखना समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजा क्या है, ओ ए और ये डी सी, ठीक है। तो ओ ए धन डी सी, क्योंकि समांतर भुजाओं का योग, तो एक समांतर भुजा ओ ए है, एक समांतर भुजा डी सी है, गुणा गया उनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी क्या है, ओडी है कि नहीं है, ओडी, ठीक है, बटे में 2, ठीक है। अब देखो ये जो ओ ए है, ओ ए है, ये किसको प्रेजेंट कर रहा है, किसको प्रेजेंट कर रहा है, यू को, किसको प्रेजेंट कर रहा है, यू को, प्लस ये जो क्या कहते हैं यार, डीसी है, ये किसको प्रेजेंट कर रहा है, वी को, ठीक है। तो वी इंटू ओडी, ओडी किसको प्रेजेंट कर रहा है, टाइम, टी को, और बटे में क्या है, 2, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, ये जो टी है, एक चीज देखा होगा, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, अगर मैं टी को इधर लाऊं तो ए इधर आ जाएगा, तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी माइनस यू अपॉन ए, ठीक है। इस टी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी माइनस यू अपॉन ए, ठीक है। तो रख देते हैं यार, u प्लस वी, यू प्लस वी, और टी की जगह हम लोग क्या करेंगे, टी गुणा में है v माइनस यू अपॉन ए, ठीक है, इतना हो गया। और ये बट्टे में क्या है, 2, इस बट्टे को 2 के उधर को ले जाओगे तो ये हाफ हो जाएगा, ठीक है। अब देखना यहाँ पर, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो ये इतना हो गया, एक u ये है, एक u ये है, एक v ये है, एक v ये है, प्लस माइनस का क्या होता है, माइनस, ठीक है। इतना समझ गए, ठीक है। तो s इज इक्वल टू, वेर ऐसा क्यों हो रहा है, s इज इक्वल टू यू, सॉरी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, क्योंकि a की गुणा इस 2 के साथ हो जाएगी, तो 2a, ठीक है। फिर 2a की गुणा इस s के साथ करो, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, फिर इस माइनस के यू स्क्वायर को इधर ले आओ, ठीक है। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, समीकरण 3, ठीक है। ग्राफ्य विधि इतना कर दिया तो 3 नंबर पक्के हैं, ठीक है। इसके बाद कलन विधि से गति के समीकरण, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे सीधे स्टार्ट करते हैं। पहला वाला निकलेगा वही त्वरण की परिभाषा से, त्वरण की परिभाषा से, ठीक है। त्वरण बराबर क्या होता है, ए बराबर होता है डीवी बाई डी टी, ठीक है। इस डीवी की गुणा इसके साथ हो जाएगी, क्या हो जाएगा, ए डी टी बराबर डीवी, ठीक है। इन दोनों का इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डीवी। अब देखो इसका जो डी किस पे लगा है, टी पे लगा है, तो टाइम के सापेक्ष कर रहे हैं, तो टाइम 0 से शुरू होता है और कुछ टी तक जाता है, तो 0 टू टी। और वेग, वेग प्रारंभिक से अंतिम जाता है, तो u टू v, ठीक है। देखो a के सापेक्ष तो नहीं है अवकलन, तो a को बाहर निकाल सकते, तो a को बाहर निकाल दिया, ठीक है। इंटीग्रेशन अंदर क्या बचा, dt, वही 0 टू t इज इक्वल टू, देखो इसमें डी v के सापेक्ष हो रहा है, ठीक है, और कोई है भी नहीं तो बाहर निकाल सकते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ dv u और v, ठीक है। तो a अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट टी माइनस 0, ठीक है, इज इक्वल टू ये टी माइनस 0, हर में से याद रखना अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, ठीक है। अपर लिमिट क्या थी, ये टी थी, लोअर लिमिट 0, तो टी माइनस 0 बराबर, यहाँ पर भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे हम, अपर लिमिट क्या है, वी माइनस यू, ठीक है। देखो टी में से माइनस करेंगे 0 को, तो अंदर क्या बचेगा, टी बचेगा, फिर ए की गुणा टी के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, ठीक है। फिर वही बात,
इस माइनस के u को इधर ले जाओ, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। समीकरण 1 आ गया। कोई टफ है? कुछ टफ नहीं है, यही तो समीकरण 1 था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, अब देखो सेकंड इक्वेशन निकालने जा रहे हैं हम लोग, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। दूसरा जो इक्वेशन आएगा वो आपके आएगा किसके परिभाषा से? वो आएगा आपके दूरी के परिभाषा से, आई थिंक। ठीक है, तो ये मुझे ये बताओ, वेग 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 बराबर क्या होता है? वेग वेग बराबर विस्थापन बटे समय। ठीक है, कंफ्यूज तो नहीं हो रही हो? थोड़ा फास्ट फास्ट बता रहा हूँ क्योंकि टाइम कम है। वेग वेग v बराबर क्या होता है? डी एस बाई डी टी। ठीक है, विस्थापन बटे समय। इस dt की गुणा इधर हो जाएगी, v dt इज इक्वल टू डी एस। इंटीग्रेशन ऑफ v dt इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। टी के सापेक्ष कर देता हूँ 0 टू टी, एस के सापेक्ष करें दूरी जो है कि 0 से कुछ s तक जाती है, इसलिए 0 टू s। ठीक है, अब देखो इंटीग्रेशन v, समीकरण 1 से v का मान, समीकरण 1 से v का मान, v का मान समीकरण 1 से, ये देखो समीकरण 1 से हमने देखो v का मान क्या आया? u प्लस ए टी आ रखा कि नहीं आ रखा? तो इस v की जगह हम लोग क्या लिख देंगे? u प्लस ए टी। ठीक है, और गुणा में क्या है? dt। ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना 0 टू टी, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एस 0 टू s। ठीक है, इंटीग्रेशन u u u प्लस है, सॉरी प्लस, u की गुणा अंदर करो करो u डी टी। ठीक है, प्लस तो प्लस, ए टी की गुणा अंदर करो ए टी डी टी। ठीक है, हो गया 0 टू टी, टाइम के सापेक्ष कर रहे हैं, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एस 0 टू एस। ठीक है, कोई टफ था? नहीं था। ठीक है, इस वाले को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, इसको भी छोटा कर लो, शायद मैंने ये पहले भी बता रखा है। अबे छोटा होना, ठीक है। अब देखो इतना हो गया। ठीक है, u को बाहर निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो u क्या हो जाएगा हमारा? बाहर आ जाएगा, बाहर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अंदर d किसके साथ है? t के साथ है, तो इंटीग्रेशन ऑफ dt 0 टू t। ठीक है, प्लस तो प्लस, देखो यहाँ पर भी जो dt है वो t के सापेक्ष है, तो एक t a। ठीक है, तो t को बाहर नहीं निकाल सकते, a बचा है, a बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ dt स्क्वायर भी कर सकते हैं हम लोग, 2t है, या फिर हाँ एंजल देखो, हाँ टी डी टी भी लिख सकते हैं, या फिर हम लोग डी टी का स्क्वायर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बेटर है कि डी टी स्क्वायर कर लेता हूँ, डी टी स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एस 0 टू एस। ठीक है, अब देखो u अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, t माइनस 0। ठीक है, प्लस a, अब तुमने देखा एक्स स्क्वायर अपॉन, ये देखा होगा तुमने, एक्स टू दी पावर एन प्लस वन बटे एन प्लस वन। ठीक है, ऊपर कितना है? वन है, वन, तो दो बजाय नीचे भी क्या आएगा? दो। तो टी स्क्वायर है तो दो, तो बट्टे में भी क्या होगा? इसके दो। ठीक है, इसके बट्टे में भी क्या आ जाएगा? दो, और वो दो बाहर निकल जाएगा। अभी चलो यार ऐसे ही कर लेता हूँ मैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बटे दो इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एस 0 टू एस। ठीक है, अब देखना यहाँ पर मैं कर लेता हूँ। ठीक है, t माइनस 0 होगा तो क्या बचेगा? अंदर t बचेगा, u की गुणा t के साथ करोगे क्या आएगा? यू टी, प्लस तो प्लस, ये दो अगर बाहर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? हाफ आ जाएगा, तो हाफ a, अंदर देखो क्या है? t, t का स्क्वायर ए टी स्क्वायर। ठीक है, और इजुकल टू, तो इजुकल टू एस माइनस 0 करोगे, यहाँ पर अगर हम लोग s माइनस 0 करेंगे तो क्या आएगा? ऐसी तो आएगा, इजुकल टू s, तो s इजुकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। समीकरण 2। कुछ टफ था? नहीं था। ठीक है, तीसरा देखो, अब तीसरा वाला निकालते हैं। तीसरा वाला कैसे निकलेगा? अब देखो यार, तृतीय समीकरण भी त्वरण की परिभाषा, ए इज इक्वल टू डी बी बाई डी टी। ठीक है, अगर डी बी बाई डी टी, ठीक है, इसको हम लोग गुणा कर दे, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग, डी बी बाई डी एस गुणा गया डी एस बाई डी टी। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पर डी एस बाई डी टी दूरी परिवर्तन के समय के साथ क्या कहलाता है? वेग। तो ये क्या हो जाएगा? इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? v। ठीक है, तो a बराबर डी वी बाई डी एस और v का
v। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये देखो, या फिर इसको वी डी वी बाई डी एस लिख लेते हैं, ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, इस डी एस की गुणा ए के साथ हो जाएगी, क्या हो जाएगा, ए डी एस इज इक्वल टू वी डी वी। कोई कंफ्यूजन नहीं? ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करो, ए डी एस 0 टू एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी वी 0 सॉरी u टू v। अब तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करना आ गया होगा। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो, a को बाहर निकाल दो, अंदर क्या बचा, s। ठीक है, -0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, बराबर v 2 है, v का स्क्वायर, v क्या है यहाँ 2 है, तो v स्क्वायर अपॉन 2 ये हो जाएगा। ठीक है, u टू v, तो ए एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v स्क्वायर है तो इसका इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन इस u स्क्वायर माइनस, सॉरी यार u स्क्वायर क्यों, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, इतना आ गया, तो ए एस बराबर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। इस दो की गुणा इसके साथ करो तो ये हो जाएगा 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इस माइनस के यू स्क्वायर को इधर ले आओ तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, समीकरण 3। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? कंफ्यूजन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर गुरुत्वाधीन गति, देखो जब कोई वस्तु केवल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में गति करती है तो उसे गुरुत्वीय गति कहते हैं। सपोज जैसे हम कोई बॉल को ऊपर फेंकते हैं, कुछ देर बाद वो क्या हो जाती है, नीचे आने लग जाती है, क्योंकि उस पर पृथ्वी क्या करता है, अपना गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जब वो नीचे आ रहा है तो किसके अधीन गति कर रहा है, गुरुत्वाधीन गति कर रहा है। ठीक है, तो उस टाइम पे जो गति का समीकरण देखो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। ठीक है, और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये होता है ना। हमने बस क्या करना है, देखो गुरुत्वाधीन गति कर रहा है, गुरुत्व त्वरण की जगह गुरुत्व त्वरण। ठीक है, तो देखो v इज इक्वल टू यू प्लस त्वरण की जगह गुरुत्व त्वरण तो जी टी। ठीक है, और यहां देखो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, फिर से वही s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, ए की जगह क्या आ गया, गुरुत्वाकर्षण के कारण, ग्रेविटी के कारण आ रहा है। ठीक है, गुरुत्व त्वरण उत्पन्न हो रहा है तो जी टी स्क्वायर। ठीक है, फिर से वही वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह क्या जी लग जाएगा, एस, सिर्फ हमने ए की जगह जी जी लगाना है। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पर एक और चीज समझ लो। ठीक है, हम लोग कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं कि v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, या फिर s इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। कब माइनस करते हैं कब प्लस करते हैं, इस चीज को देखो, जब हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो हम लोग माइनस का यूज करते हैं, ये वाला, क्योंकि हम गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध ऊपर की ओर जा रहे हैं, गुरुत्वाधीन गति नहीं कर रहे, गुरुत्व के विरुद्ध गति कर रहे हैं। तो हमारा गति का समीकरण क्या होता है, माइनस में, हमेशा इसको याद रखना। और जब हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, गुरुत्वाधीन गति करते हैं, तो जो समीकरण होगा हमारा वो हमेशा प्लस में होगा। ठीक है, जब हम गुरुत्वाधीन गति करते हैं तो गति का समीकरण ऐसे चेंज हो जाता है। ठीक है, और एक समान त्वरण के अंतर्गत ऐसे गति के समीकरण होते हैं। जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो प्लस में, और नीचे से जब ऊपर जाते हैं तो माइनस हो जाता है। ठीक है, इसके बाद एक और टॉपिक यहाँ रिफ्रेशर में है क्या, रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी कुछ नहीं है, आपेक्षिक वेग। ठीक है, आता नहीं यार आपेक्षिक वेग, इतना ही आता है। तो इन जल दो चीजों को बहुत ध्यान से कर लेना। ठीक है, पहला तो एक ये थोड़ा टर्म याद रखना कि कब प्लस होगा कब माइनस होगा, बहुत जरूरी है गुरुत्वाधीन गति। ठीक है, और ये गति का ये कलन विधि से, ये तो 3 नंबर में ले लो। ठीक है, और ये ग्राफ्य विधि से, ये भी 3 नंबर में ले लो। ये दो ही चीज इस चैप्टर से पूछी जाती है, एक तो ग्राफ्य विधि या फिर ये कलन विधि से। और बाकी तुम सोचोगे जब ये दो ही चीज पूछी जाती है तो मैंने इतना ये सब क्यों बताया, क्योंकि ये कभी कभी वो छोटे टिक द करेक्ट में पूछ लेता है, वेग और चाल में अंतर लिखे। ठीक है, त्वरण क्या है, उसका विमा क्या है, उसका वो क्या है, निकालने के लिए। ठीक है, तो मैंने ये सारा चीज समझा दिया है। इसके बाद कल, हाउ माय गॉड, इसके बाद कौन सा चैप्टर है, सदिश विश्लेषण। ठीक है,